नमस्कार साथियों, आज हम गोदान का तीसरा भाग पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले हम 2 भागों में गोदान के बारे में पढ़ा, अब तीसरे भाग के बारे में हम पढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूँ तो क्या होता है, उस दिन भगवान कहीं न कहीं से कुछ भेज देता है। वे भी तो वैसी ही चटोरी आई हैं। अब की सबों ने 2 रुपये के खरबूजे उधार खा डाले। उधार लिए जाए फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना पड़ेगा या नहीं, और भोला रोते हुए काहे को हैं। गोबर आकर बोला दादा आ पहुँचे। मन 2 मन भूसे हैं रू व उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट वाट तो डाल नहीं दी। ऊपर से लगे बुनबुनाने, कुछ तो पलमनसी सी को कलसा ले जाओ, पानी भरकर रख दो, हाथ मुँह धोए, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। होरी बोला, रस फस का काम नहीं है, कौन कोई पाहुने हैं। धनिया बिगड़ी, पाहुने और कैसे होते हैं, रोज़ दो तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते। इतनी दूर से धूप धाम में आए हैं, प्यास लगी ही होगी। रुपए देख डब्बे में तम्बाकू है कि नहीं, गोबर के मारे काहे को बची होगी। दौड़कर 1 पैसे का तम्बाकू सहुआ आइन की दुकान से ले ले। बोला कि आज जितनी खातिर हुई और कभी नहीं हुई होगी। गोबर ने खाट डाल दी। सोना रस को लाई, रूपा तंबाकू पर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। बोला ने चिल्लम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में आग जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वह वही जानती हैं छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। ये धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता और निराशा और वह अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। और जब भोला का खाचा उठाकर भूसा लाने अंदर चला तो धनिया भी पीछे पीछे चली। ओरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खाचा मिल जाए, किसी बड़बूंजे से मांग लाया होगा, मन भर से कम न भरेगा। 2 खाचे भी ले जाए तो 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई मलामत की आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी को न्योता ना दो और दो तो भरपेट खिलाओ। तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़े ही आए हैं कि चंगेरी लेकर चलते, देते ही तो 3 खाचे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया, अकेला कहाँ तक ढोएगा, जान निकल जाएगी। 3 खाचे तो मर ही मेरे दिए न जाएंगे, तब क्या 1 खाचा देकर टालोगे। गोबर से कह दो अपना खाचा भरकर उनके साथ चला जाए। गोबर ऊख गोड़ने जा रहा है, एक दिन न गोड़ने से ऊख न सूख जाएगी। ये तो उनका काम था कि किसी को अपने साथ ले लेते। भगवान के दिए 2 बेटे हैं, न होंगे पर घर पर दूध लेकर बाजार गए होंगे। ये तो अच्छी दिलगी है कि अपना माल भी दो और उस घर तक पहुंचाना भी दो। लदा दे लादने वाला साथ कर दे। अच्छा भाई, कोई मत जाए, मैं पहुंचा दूंगी। बड़ों की सेवा करने में लाज नहीं है। और 3 खाचे उन्हें दे दूं तो अपने बैल क्या खाएंगे। ये सब तो न्योता देने के पहले ही सोच लेना था। न तो तुम और गोबर दोनों जने चले जाओ। मुरुवत की तरह की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दे दिया जाता। अभी जमींदार का पैदा
आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुँचाओगे। तुम्हारा लड़का से लड़की सब, और वासाइत मंदोमन लकड़ी भी फाड़नी पड़े। जमींदार की बात और है। हाँ, वह डंडे की जोर से काम लेता है ना। उसे खेत न जोतते हैं तो लगान नहीं देते। अच्छा भाई जान न खा, हम दोनों चले जाएंगे। मैंने इन्हें भूसा देने को कह दिया। या तो चलेगी नहीं, या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। तीनों खांचे भूसे से भर दिए गए। गोबर कूद रहा था। उसे अपने बाप के व्यवहार में जरा भी विश्वास न था। वह समझता था ये कहा जाते हैं वही कुछ न कुछ घर से खोल आते हैं। धनिया प्रसन्न थी और वह धर्म और स्वार्थ के बीच में डूब उतरा रहा था। होरी और गोबर मिलकर एक खाचा बार लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे का बीड़ा बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भाग आता हूँ। एक खाचा और लूँगा। होरी बोला, एक नहीं, अभी 2 और बड़े धरे हैं और तुम्हें आना ही नहीं पड़ेगा। मैं और गोबर एक खाचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई बिल्कुल उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसने मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू शामियाना गड़ गया है। अब की लीला में मैं भी काम करूँगा। राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बहुत खुश है, उनकी राय है, उनकी दया है। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, शगुन करने के रुपए का कुछ जुगाड़ कर लिया? माली बन जाने से तो गला न छूटेगा। होरी ने मुंह का पसीना पोंछ कर कहा, उसी की चिंता तो मारे डालती है दादा। अनाज तो सब का सब खलियान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया। मेरे लिए 5 शेर अनाज बच रहा। ये भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था। नहीं, तिनका भी न बचता। जमींदार तो एक ही हैं, मगर महाजन 3 हैं। सहू आइन अलग, मंगरू अलग और दातादीन पंडित अलग। किसी का ब्याज भी पूरा नहीं चुका। जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़े हुए हैं। सहू आइन से फिर रुपए उधार लिए तो काम चला। सब तरह किफ़ायत कर के देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाइए और बड़ों का घर भरे। मलुका दुगना शुद्ध पड़ चुका है, पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं सर्दी गर्मी में तीरथ भरत में हाथ बांध कर खर्च करो। मुर्दा रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 रुपये लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 रुपये लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसे ही मर्याद तो सबका है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी हैं। कौन कहता है कि हम आदमी हैं? हम में आदमियत का आदमी वह है जिसके पास तन है, हथियार हैं, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता। एक का मन नाम नहीं है। एक किसान दूसरे के खेत पर न चढ़े तो कोई जाफा कैसे करे? प्रेम तो संसार में उठ गया। बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य की सर्वनाश से ज़्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने टुकड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों के करतूत सुनाए, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया, और तब एक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा
मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदयता से पूछा, अलगोजे के समय तो तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा। भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। होरी आर्द्र कंठ से बोला, कुछ न पूछो दादा, यही तो जी चाहता था कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे आदमी अपनी जवानी धूल में मिला दी, वही मेरे मुरीद हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली का हार में काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, ये देखने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना, धरना उठाना, संभालना सही नहीं, ये कौन करे? फिर वह घर बैठी तो नहीं रहती थी। झाड़ू बुहारू, रसोई चौका बर्तन, लड़कों को देखभाल, ये कोई थोड़ा काम है? शोभा की औरत कर संभाल लेती कि हीरा की औरत में ये सलीका था। जब से अलगोजा हुआ है, दोनों घरों में 1 जून की रोटी पकती है। नहीं, सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी। अब खाए 4 दफ़े तो देखूं। इस मालिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गति हुई है, वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी अपनी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी। खुद सूखी भूखी सो रही होगी, लेकिन बहुओं के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपनी देख पर गहने के नाम कच्चा धागा भी न था। देवरानियों के लिए 2-2, 4-4 गहने बनवाए दिए। सोने के न सही, चांदी के तो हैं। जलन यही है कि यह मालिक क्यों हैं। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए, मेरे सिर से बला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर है भैया। भाइयों की बात ही क्या, या तो लड़कों से भी नहीं पड़ती, और पड़ती इसलिए नहीं कि मैं किसी को कुछ चाल देकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसी घर से खर्चा करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से न होगी। खर्च दिल खोलकर करेंगे। जेठा कामदा सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटी जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मंजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना ऐब नहीं, लेकिन ये सब काम फुर्सत के हैं। ये नहीं कि घर का तो कोई काम ना करो, आंटों पैर उसी धुन में पड़े रहो। जाती हैं मेरे सिर, सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस मैं दूं, दूध लेकर बाजार में जाऊं। ये गृहस्थी जी का जंजाल है जी, सोने की हंसिया जिसे न उगलते बनता है न निकलते। लड़की है जुनिया, वह भी नसीब की खोटी। तुम तो उनकी सगाई में आए थे, कितना अच्छा घर बार था। उसका आदमी मुंबई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वह हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया। घर ही चौपट हो गया। वह अब उसका लिबा नहीं, जाकर लिबा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी नहीं होती। और दोनों भावजे हैं कि रात दिन उसे जलाती रहती हैं। घर में महाभारत मचा रहता है। विपत की मारी या आई या भी चैन नहीं। इन्हीं दुखड़ों में से रास्ता कट गया। भोला का पूर्वा था तो छोटा मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहीर ही बसते थे और किसानों के देखते इनकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गायें भैंसें खड़ी सानी खा रही थी। ओसारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जो शायद इस 10 आदमियों से भी न उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मजीरा। एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंदी रखी हुई थी जो शायद रामायण हो। दोनों बहू सामने बैठी गोबर पाथ रही थी और जुनिया चौखट पर खड़ी थी। उनकी आंखें लाल थी, नाक के सिरे पर से सूखी थी। मालूम होता था अभी
रोकर उठी है। उसके मांसल स्वास्थ्य सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई थी। माथा पतला पर वक्ष का उभार और गात का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर सनी छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उसके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और ओरी के खांचे उतरवाए और जुनिया से बोले, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले, पानी न हो तो गगरा ला, मैं खींच दूँ। ओरी महतों को पहचानती है ना? फिर ओरी से बोला, करने के बिना घर नहीं रहता भैया, पुरानी कहावत है। नाटन खेती बहुरीन घर, नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बउए क्या घर संभालेगी। जब से उनकी माँ मरी है जैसे घर की बरकत ही उठ गई है। बउए आटा पात लेती है पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुँह चलाना खूब जानती है। लौंडे कई फड़ पर जमे होंगे, सब के सब आलसी हैं, कामचोर है। जब तक जीता हूँ उनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊँगा तो आप सिर पर हाथ धर कर रोएंगे। लड़की भी वैसी है, छोटा सा अठौना भी करेगी तो बुनबुना कर मैं तो सह लेता हूँ, कसम थोड़ी ही सहेगा। जुनिया एक हाथ में भरी हुई चिल्लम, दूसरे में लोटे का रस लिए बड़ी खुतीर से आ पहुँची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर चैपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भर लाता हूँ। जुनिया ने कलश सना दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने दिया। मेहमान काहे से हो गए, तुम्हारी पड़ोसी ही तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत न दिखाए तो मेहमान ही है। रोज़ रोज़ आने से मर्यादा भी तो नहीं रहती।